हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज मैं मैथमेटिकल फिजिक्स का एक टॉपिक करवाने आपको जा रही हूँ जो कि है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड एनालिटिकल फंक्शन। तो मेनली जो आता है आपका वो एनालिटिकल फंक्शन से क्वेश्चन आ जाता है। इसके अंदर हमने पढ़नी है कॉन्टिन्यूटी कि फंक्शन मेरा कब कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल कब है, ठीक है। और जब मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, तभी मैं उसको बोलूँगी कि वो मेरा एनालिटिकल भी है। सो इसको स्टार्ट करने से पहले हमारा जो है वो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट चलेगा। सो उस बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। फिर कॉन्टिन्यूटी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, किस टाइप के नेट में इसमें क्वेश्चन आते हैं, उस सबको आज हम डिस्कस करेंगे। बच्चे, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारा होता है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है। अब यहाँ पे आयोटा लगा है, इट मीन्स ये जो मेरी टर्म है ये सारी की सारी है मेरी इमेजिनरी टर्म, और ये जो मेरा x है ये है मेरी इसकी रियल टर्म। ठीक है। और ये जो है ये है हमारा कार्टेशियन का, हमारे पास जो कार्टेशियन की इक्वेशन आती है। ठीक है। सो अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो ये मेरा कुछ ऐसे आता है। इस डायरेक्शन में हम लेते हैं, रियल एक्सिस, और इस डायरेक्शन में हमारी आती है इमेजिनरी एक्सिस। ओके। सो मतलब यहाँ पे आएगा आपका आयोटा वाला एक्सिस। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। तो अब अगर मेरे को इसको प्लॉट करना है, सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, एक्स कॉमा वाई। ठीक है। सो ये मेरा पॉइंट है कहीं पे पी, और ये कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई। सो अगर इट मीन्स दिस वैल्यू इज एक्स एंड दिस वैल्यू इज आयोटा वाई। और ये तो आप सभी को पता ही है कि आयोटा होता है अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है। सो इसमें ज़्यादा है नहीं। और अगर मेरे पास कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में दिया है तो हम 1 अपॉन आयोटा को रैशनलाइज कर लेते हैं, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करके, और इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस आयोटा। सो 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आयोटा। अब इसी चीज़ को, ये जो हमारी इक्वेशन है, अब अगर मुझे, हमारे पास वी नो कि हमारे पास 4 फॉर्म्स होती हैं इक्वेशन को लिखने की। ठीक है। और वो 4 फॉर्म्स कौन सी है, फर्स्ट वन आ गई आपके पास कार्टेशियन। ठीक है। फर्स्ट वन कार्टेशियन, सेकंड वन इज दी पोलर, third one is the spherical coordinate systems, and last one is the cylindrical coordinate system. So हमारे पास ये 4 फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन आती हैं, बट हमने जो यहाँ पे पढ़नी है वो कार्टेशियन, पोलर एंड दिस आर सफिशिएंट। पोलर से है मैक्सिमम, आपका जो नेट पे क्वेश्चन आता है वो आपका पोलर से ही कहीं ना कहीं पे पूछता है, तो अपने पोलर को ही फोकस करना है। सो अब हम सबसे पहले इसकी पोलर फॉर्म लिख लेते हैं। सो पोलर फॉर्म में हम लिखते हैं z इज इक्वल्स टू आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। ठीक है। सो दिस वन इज ई पोलर फॉर्म, और अगर मेरे को इसे प्लॉट करना है तो ये सेम वैसे ही आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे ये जो थीटा है एंगल, इसको बोलते हैं हम आर्गुमेंट। दिस थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट। ओके। सो ये है थीटा, ये है आर मेरे पास, तो ये डिस्टेंस, ये इस पॉइंट पी तक का ये जो डिस्टेंस है ये आर है। सिमिलरली ये दिस वन इज द रियल एक्सिस एंड दिस वन इज द इमेजिनरी एक्सिस, एंड दिस वन इज आर एंड दिस वन इज पी। अब हमें पता है ई रेज टू पावर आयोटा एंड थीटा का फॉर्मूला, और वो होता है ई रेज टू पावर आयोटा एंड थीटा इज इक्वल्स टू कॉस एंड थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एंड थीटा। तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन की वैल्यू तो है नहीं कुछ भी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो मेनली टाइम जो हम यूज़ करते हैं फॉर्म, वो ये वाली आपकी फॉर्म है और ये वाली भी फॉर्म है। सो दिस वन इज ई पोलो फॉर्म, जिससे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब अगर इसी को ही देखूँ तो ये मेरी पोलो फॉर्म है और ये मेरी कार्टेशियन की फॉर्म है। सो कार्टेशियन और पोलो फॉर्म में रिलेशन क्या है। सो सबसे पहले तो अगर मुझे बात करनी है कार्टेशियन फॉर्म की, तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर मुझे z का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो मेरा कुछ ऐसे निकलेगा, z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का अंडर रूट, और ये है मेरा z का मैग्नीट्यूड। लेकिन सिमिलरली अगर मुझे r को और x को रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिखती हूँ r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x। अगर मैं यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर बनाऊँ तो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x। अब इसी के ऊपर, इस फॉर्मूला के ऊपर हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें पता लगे कि ये वैल्यू आएगी क्या। सो ये मुझे क्वेश्चन दिया है जिसमें मुझे मोड ऑफ z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और मुझे z की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम इस z को कंपेयर कर लेंगे। तो हमें पता है z होता क्या है, x प्लस आयोटा वाई। सो देखेंगे आयोटा जो है वो इस टर्म के साथ लगा हुआ है और इसके साथ नहीं लगा है। इट मीन्स जो x की वैल्यू है यहाँ पे वो है 1, और जो y की वैल्यू, देखो आयोटा तो है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, -3 के इक्वल। सो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, और हमें पता है मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का अंडर रूट। सो x की वैल्यू 1 का स्क्र प्लस -3 का स्क्र का अंडर रूट, ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 9 का अंडर रूट। सो मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 10। सो ये मेरे पास z की वैल्यू आ गई। सिमिलरली मुझे एक पोलो फॉर्म का क्वेश्चन दिया है, एंड द क्वेश्चन इज, सो देखिए बच्चे मुझे ये दिया हुआ है और मुझे इसे पोलो फॉर्म में लिखना है। तो हमें पता है पोलो फॉर्म होती क्या है। सो पोलो फॉर्म होती है z इज इक्वल्स टू आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। तो मुझे इस फॉर्म में कहीं ना कहीं लिखना है, और अगर मैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व करूँ, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा को खोल दूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा आर
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये आर बाहर रहेगा। मैंने इसकी वैल्यू को यहाँ पे ये पुट करा है। सो मुझे इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो सबसे पहले मुझे तो फाइंड आउट यहाँ पे क्या करना है, मुझे आर को फाइंड आउट करना है और मुझे इस थीटा को फाइंड आउट करना है, फिर ही मैं इसकी पोलर फॉर्म को लिख पाऊंगी। तो हमें पता है वी नो आर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का अंडर रूट एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। तो मुझे एट लास्ट जो फाइंड आउट करना है वो है वाई और एक्स की वैल्यूज़। देखिए मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है z इज इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है, सो इसको कंपेयर कर लेंगे, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। सो आयोटा आयोटा, सो y इज अंडर रूट 3 एंड x इज इक्वल्स टू 1। सो x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू रूट 3। अब ये वैल्यूज आ गई हैं तो निकाल लेंगे। r इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, बिकॉज वी नो r का ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 का अंडर रूट विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4। सो r की वैल्यू आ गई है 2। अब मुझे tan थीटा की वैल्यू पुट करनी है। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू वाई। सो वाई इज अंडर रूट 3 अपॉन 1। सो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3। और tan इनवर्स कितने पे अंडर रूट 3 होता है, सो इसका एंग ये तो आपको पता ही अंडर रूट 3 कितने पे होता है। सो tan ऑफ पाई बाई 3, ठीक है, मतलब tan 60 होता है हमारे पास रूट 3। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 3। सो मेरे पास थीटा मिल गया है, मुझे आर मिल गया है। नाउ आई कैन राइट इट इन पोलो फॉर्म। सो इसकी पोलो फॉर्म आ जाएगी मेरे पास, पोलो फॉर्म इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू आर ई रेज पावर आयोटा थीटा एंड z इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू है 2 ई रेज पावर आयोटा एंड थीटा इज पाई बाय 3। सो दिस वन इज दी इट्स पोलो फॉर्म। सो इस पोलो फॉर्म को बच्चे मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ ग्राफ में। तो कैसे कर सकती हूँ, हमें पता है ये होती है हमारी रियल एक्सिस एंड दिस वन इज दी इमेजिनरी एक्सिस। सो और ये डिस्टेंस होता है मेरे पास r, और r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, और ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल है पाई बाय 3। सो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। और ये मेरा पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y, और यहाँ पे मुझे x की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 और y की वैल्यू कितनी दी हुई है अंडर रूट 3। सो ये मेरे पास ऐसे वैल्यूज आ जाएंगी, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकती हूँ। और थीटा को मैं बहुत बार बोल रही हूँ, थीटा को हम आर्गूमेंट भी बोलते हैं। तो ये तो थोड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है विच वन इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कुछ नहीं है, हमें पता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा बाय। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, इसका बार ले लेंगे। बार का मतलब है जहाँ पे आपका पास आयोटा है उसको आपने रिप्लेस कर देना है माइनस आयोटा से, डेट्स इट, बस आपने रिप्लेस ही करना है। ठीक है, और अगर आपके पास माइनस आयोटा है तो उसको आपने प्लस आयोटा बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, आप देखो यहाँ पे प्लस आयोटा है तो मैं लिखूंगी माइनस आयोटा बाय। ठीक है, ये बेसिक सा है। और ये जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आया है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको बच्चे अगर मुझे डबलेट के फॉर्म में लिखना है, इसको डबलेट के फॉर्म में लिखूँ अगर मैं, तो p टाइम्स ऑफ x कोमा वाई ले रहे थे। अब इसके केस में मुझे p टाइम्स ऑफ x कोमा माइनस वाई लेना है। और इसको भी अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो ये देखिए, ये है मेरा ग्राफ। इस पॉइंट पे मैं ले रही थी पॉइंट p पे x कोमा वाई। ठीक है, और ये था मेरा ओरिजिन, ये थी मेरी रियल एक्सिस एंड दिस वन इज दी इमेजिनरी एक्सिस। ओके, अब सिमिलरली अगर मुझे पॉइंट प्लॉट करना है p ऑफ x कोमा माइनस वाई, तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। तो ये मेरा पॉइंट कुछ ऐसे प्लॉट होगा और ये आ जाएगा x कोमा माइनस वाई। सो ये कहीं ना कहीं इसकी क्या बन रही है, मिरर इमेज। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है विच इज़ द मिरर इमेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है जिसमें मुझे फाइंड करनी है आर्गूमेंट ऑफ -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। तो यहाँ पे देखो z की वैल्यू क्या दी है, -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा। कंपेयर करिए, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। z x की वैल्यू क्या दी हुई है -1 एंड y की वैल्यू कितनी दी हुई है अंडर रूट 3। और मुझे फाइंड आउट करना है आर्गूमेंट। आर्गूमेंट का मतलब क्या होता है, थीटा, मैंने बताया था। और थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, वी नो tan थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए y और x की। सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3। और tan की किस वैल्यू पे ये माइनस रूट 3 होता है, सो ये वैल्यू होता है tan ऑफ 150 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट 3। ठीक है, तो tan इसको ऐसे लिख दूँ 5 पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट 3। तो यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगी तो थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 5 पाई बाई 6। मतलब थीटा कितना है मेरे पास, थीटा है मेरे पास 150 डिग्री। सो ये मेरे पास आर्गूमेंट निकला है और मुझे आर्गूमेंट ही फाइंड आउट करना था। सो दिस वन इज सिंपल। और अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स का एक और फॉर्म। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करूँ तो आपको पता ही है एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ई रेज टू पावर समथिंग। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स की बात करें तो आपने ई रेज टू पावर जेड ही लिख लेना है। और हमें पता है कि जेड होता है मेरे पास एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स प्लस आयोटा वाई। अब बेसिस सेम होती है तभी पावर्स ऐड होती है, तो इसको लिख सकती हूँ ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर आयोटा वाई। बेसिस सेम, पावर विल ऐड, तो मेरे पास यही टर्म बन जाएगी। ठीक है, और हमें पता है ई रेज टू पावर एक्स तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन हमें पता है ई रेज टू पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो सिमिलरली इसको मैं वैल्यू को पुट कर दूंगी यहाँ पे, तो ये मेरे पास कुछ बन जाएगा ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर आयोटा वाई
कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। तो मेरे पास ये क्वांटिटी आ गई है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा ई रेज टू पावर जेड इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स कॉस वाई प्लस ई रेज टू पावर एक्स आयोटा साइन वाई, ठीक है बच्चे। और इस ई रेज टू पावर जेड का एक और फॉर्म है, इस ई रेज टू पावर जेड का एक और फॉर्म है, और वो है इसका फॉर्म 1 प्लस जेड स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस, इसको आप ऐसे भी जैसे कि जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन सो। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ जेड की पावर 0/0 का फैक्टोरियल, ये 1 ही बन जाएगा। और इसको लिख सकती हूँ जेड की पावर 1/1 का फैक्टोरियल। सो ये सबको सिंपल है, ये इसको अप टू आप रख लीजिए जेड की पावर n/n का फैक्टोरियल। समीशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समीशन कहाँ तक जा रही है इसकी वैल्यू, n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर n/n फैक्टोरियल। सो ये वैल्यूज़ हैं, छोटे से फॉर्मूलेज हैं। अब वैसे ही मैं कॉस जेड को और साइन जेड को अभी फॉर्मूला लिख सकती हूँ। मेरे पास कॉस जेड का फॉर्मूला होता है मेरे पास ई रेज टू पावर आयोटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड बाय 2, ठीक है। एंड मेरे पास साइन जेड का फॉर्मूला होता है ई रेज टू पावर आयोटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड बाय 2 आयोटा। ये कुछ अभी तक के बेसिक फॉर्मूलेस हैं जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यूज़ होंगे और आगे हम इन्हें अप्लाई भी करेंगे। सो अभी तक तो आपका सारा बेसिक ही चला है, ठीक है। और इसको जस्ट आपको लर्न तो करना ही है, क्योंकि ये फॉर्मूलेस बीच बीच में कहीं पे यूज़ हो जाते हैं। अब कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ, और अब हम सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में लिखेंगे। देखो बच्चे, मेरे को सेंटर और रेडियस को लिखना है किसमें, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो सबसे पहले मैंने एक प्लेन बना लेना है। अब आप सभी को पता है ये वाला जो होता है ये हमारा होता है इमेजिनरी एक्सिस एंड दिस वन इज द रियल एक्सिस। इसका सेंटर कहीं पे यहाँ पे है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे z0, ठीक है। और ये इसका रेडियस है r, और इस पॉइंट पे हम इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं z, ठीक है। तो r जो रेडियस है वो दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में लाई कर रहा है, z0 एंड z के बीच में। और जो मेरा इसका सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो, जो मेरा सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं इसके z0, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे z0 के कोऑर्डिनेट्स हैं कुछ ऐसे x0, y0 एंड z के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपने पढ़ा ही है 11th-12th में मैथ्स की बुक्स में। सो ये r का जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा √of x माइनस x0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का होल स्क्वायर, x माइनस x0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का √। अब इसी फॉर्मूले के ऊपर मैं एक क्वेश्चन कर लेती हूँ जिसमें मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे x0 और y0 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जिसमें मुझे गिवन दिस फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को हम x0 और y0 लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको कंपेयर करूँ तो अगर मैं इसमें से थोड़ा सा कॉमन करूँ, ठीक है, सो ये मेरे पास बन जाएगा z माइनस, अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन करती हूँ तो ये बन जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा, ये मॉड इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। और हमें पता है z माइनस z0 का मॉड किसके इक्वल होता है, r की, ठीक है। क्योंकि देखो दो कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे उनके कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके हमारा r निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, z माइनस z0 इज इक्वल्स टू r, ये भी फॉर्मूला है, इसको आप स्टार लगा के लिख लीजिए, ठीक है। z माइनस z0 की वैल्यू क्या होती है, r। तो कंपेयर करिए तो z0 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो z0 की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 4 आयोटा। तो इसका इट मीन्स क्या है, इसका x0 की वैल्यू क्या है 5 एंड y0 की वैल्यू क्या है -4। तो आ गई x0 और y0 की, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 5 एंड -4। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है अभी वो शुरू हो जाएगा, एनालिटिकल फंक्शन। इसमें हमने सबसे पहले जो था वो हम पढ़ते हैं लिमिट की, लिमिट अप्लाई कैसी होती है आपने पहले भी पढ़ा है। सेकंड वन इज दी कॉन्टिन्यूटी, कोई भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज दी डिफरेंशिएबिलिटी। बस सारी की सारी गेम इसी के ऊपर घूम जाएगी हमारी एनालिटिकल फंक्शन की। सबसे पहले तो हम बोलते हैं कि कोई फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। तो जब भी हमारे पास, अगर मैं बात करूँ लिमिट की, तो मेरे पास जब भी कोई भी लिमिट लग रही है z अप्रोचेस टू z0, f ऑफ z, ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तब मैं बोल दूंगी कि लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। जब भी किसी जिस पॉइंट पे हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है ना वो एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं इसको बोल दूंगी कि लिमिट में ही एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और जो यहाँ पे बच्चे जो वैल्यू आएगी ना उसे हम बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लिमिट की जो वैल्यू आ रही है। अब ये जो मेरी लिमिटिंग वैल्यू आ रही है, ठीक है, अगर ये इंडिपेंडेंट है किसके, स्लोप के, इंडिपेंडेंट ऑफ स्लोप,
अगर ये स्लोप मीन्स एम, अगर कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उसकी स्लोप एम ही होती है। अगर ये स्लोप के इंडिपेंडेंट है तो मैं बोलूँगी लिमिट मेरी एग्जिस्ट कर रही है। अगर लेकिन ये एम आ रहा है, इस जो आंसर आ रहा है उसमें एम आ रहा है, हमें एम दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये डिपेंड कर रहा है एम के ऊपर, तब हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो दो ही कंडीशन है। अगर मान लीजिए मेरी ये वैल्यू आ रही है, लिमिटिंग वैल्यू मेरी आ रही है 2m, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। और अगर मेरी लिमिटिंग वैल्यू की जो आ रही है लिमिटिंग वैल्यू वो मेरी 2 आ रही है, तो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। बस सिंपल सा है। अब किसी भी चीज़ की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, एम के ऊपर डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही है, वो डिपेंड करता है, वो कैसे डिपेंड करेगा। तो हमने कुछ नहीं करना है, हमने इसको आपने ऐसे समझना है कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, सेम रियल एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस। ओके, सो मान लीजिए मेरी जो जेड नॉट है वो है 0, तो मेरी लिमिट किसको अप्रोच करी है, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट होता है, तो लिमिट आ गया जेड अप्रोचेस टू 0। तो ये सारी की सारी जो लिमिटिंग वैल्यूज है जो भी है ये अप्रोच किसको कर रहा है, 0 को। यहाँ से भी करेगा, यहाँ से भी करेगा, यहाँ से भी करेगा, फ्रॉम एवरी साइड, यहाँ से भी करेगा, यहाँ से भी करेगा, यहाँ से भी करेगा, यहाँ से भी करेगा। तो मैंने इसको कंसिडर करा कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मुझे पता है वो दी है y इज इक्वल्स टू एम एक्स, अगर मैं c को कांस्टेंट को नहीं लूँ। सो मेरी ये जो वैल्यू है y इज इक्वल्स टू एम एक्स, इस वैल्यू को मैं पुट करूँगी अपनी जो भी मुझे फंक्शन की वैल्यू दी है एफ ऑफ जेड में। और जब मैं ये वैल्यू इसमें पुट करूँगी और मैं देखूँगी कि मेरी जो वैल्यू आ रही है वो एम के ऊपर डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है। अगर उसमें ये जो वैल्यू इसका आंसर लास्ट में सॉल्व करके मेरे पास एम आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर एम नहीं आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बस आपने एक जो भी क्वेश्चन होगा बस यही करना है, आगे हम क्वेश्चन करेंगे फिर समझते हैं। सो बच्चे मुझे एक क्वेश्चन दे दिया है, इसमें मुझे फाइंड आउट करना है कि लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये निकालूंगी कि रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर क्या है, मॉड का स्क्वायर जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हमें पता है जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, फिर मुझे क्या करना है इसका स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई। सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज -1, सो दिस वन इज -y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा को अगर आगे लिख लेती हूँ 2xy। सो ये मेरे पास आ गया जेड स्क्वायर। अब देखिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रियल पार्ट। रियल पार्ट में आयोटा नहीं होता है, तो इसमें देखिए इस पार्ट में कोई भी आयोटा नहीं है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर ये मेरे पास आ जाएगा 2xy। इमेजिनरी पार्ट में आपने वो क्वांटिटी लिखनी है, आयोटा को नहीं लिखना है, ठीक है। अब लास्ट में मुझे फाइंड आउट करना था मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं मॉड ऑफ जेड। तो मॉड ऑफ जेड हमें पता है ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। सो एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे मुझे, वो तो यही है, जेड इज इक्वल्स टू, वो तो यही होती है। अब इसका कर देना स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है ये अंडर रूट हट जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तीनों वैल्यूज़ को अब हम पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन में। ये देखिए यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ। तो रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज 2xy, ओके, एंड दे ये है जेड का मॉड का होल स्क्वायर, ये है हमारे पास आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो मेरे पास अब ये इक्वेशन बन चुकी है और मुझे इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। तो इसको ऊपर मैं लिमिट अप्लाई करूँगी तो ये मेरा कुछ ऐसे बन जाएगा लिमिट। अब देखो यहाँ पे एक्स और वाई है, जेड नहीं है, तो अब मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊंगी एक्स अप्रोचेस टू 0 एंड वाई अप्रोचेस टू 0। जितना ही आपका ये हो जाएगा तो हमने क्या करना है, हमने देखनी है डिपेंडेंसी ऑन स्लोप। हमने डिपेंडेंसी स्लोप पे देखनी है, मतलब हमने एम पे देखनी है। उस एम के लिए मैं पुट करूँगी पुट y इज इक्वल्स टू एम एक्स। सो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूँगी। ये वन अप्रोच है टुवर्ड्स दी ओरिजिन, इस लिमिट की तरफ जाने के लिए, इसलिए हम ये वैल्यू को पुट करते हैं। तो जब मैंने ये वैल्यू पुट करनी बची, मैंने y की वैल्यू पुट कर दी। अब सारी की सारी इक्वेशन x में रहेगी, तो मैं अब लिमिट y की नहीं लिखूंगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 y अप्रोचेस टू 0, देखो ये आ जाएगा x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस y का स्क्वायर क्या आएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके, प्लस 2x, y की वैल्यू एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये देखो कहीं पे भी y नहीं है ना, तो इसलिए मैं लिमिट y अप्रोचेस टू 0 नहीं लिखूंगी। अब यहाँ पे देखिए ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी x इंटू एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को बाहर लेके कॉमन लेके कट जाएगा। ये देखो ये सारा का सारा मेरा डायरेक्टली कट गया, तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ओके, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर गया, ये आ गया 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो देखो ये आई फाइनल वैल्यू, और इस यहाँ पे m बैठा हुआ है, भर भर के बैठा है। तो ये किसके ऊपर, हमारा जो जो क्वेश्चन था वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर बच्चे, स्लोप के ऊपर। वो m के ऊपर डिपेंड कर रहा है, m दिख रहा है ना आपको, तो वो स्लोप के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड। पर मैंने बोला है जब भी स्लोप के ऊपर डिपेंड करेगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो यहाँ पर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, डेट्स इट। अब कई बार हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्या होता है, जब हम उसको लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इनडिटर्मिन फॉर्म बन जाती है, लाइक इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी। आपको पता है ना 7 इनडिटर्मिन फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो
मेरे पास ये सारी इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती हैं 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, ये 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है। तो उसके लिए आपने पढ़ा है बीएससी में, हम पढ़ते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगा देना है। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होगा, जो आपका न्यूमिनेटर होगा उसका भी आपने डेरिवेटिव कर देना, जो डिनोमिनेटर है उसको भी आपने डेरिवेटिव कर देना है। उस डेरिवेटिव के बाद आपने सेम वही प्रोसीजर को फॉलो करना है, आपने लिमिट को अप्लाई करना है, आपने y इक्वल्स टू mx को पुट करना है, आपने देखना है आपकी लिमिटिंग वैल्यू में m आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उस हिसाब से आपने बता देना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। लेकिन कई बार होगा आपकी लिमिटिंग वैल्यू लिमिट पुट करने के बाद हो सकता है इन फॉर्म्स का रूप ले ले। तो जब अगर ये वैल्यूज़ आ रही हैं तो आपने डायरेक्टली यही लिखना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर मैं आपको एक एल हॉस्पिटल का क्वेश्चन करवा दूँ तो वो कुछ ऐसा होगा, लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा z की पावर 4 - 1 अपॉन z माइनस आयोटा। तो देखो अब अगर मैं डायरेक्टली इसके ऊपर लिमिट लगाऊंगी ना, तो z की पावर 4 जो होता है ना, सॉरी z की अप्रोचेस टू आयोटा है, तो आयोटा इसमें पुट करेंगे तो आयोटा की पावर 4 आ जाएगी। आयोटा की पावर 4 होता है 1, और 1 में से 1 गया तो ये बन गया 0, और यहाँ पे आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा की वैल्यू पुट करी तो ये क्या बन जाएगा 0। सो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगी, तो मैं लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा ऐसे लिखूंगी, आपने इसको डेरिवेटिव कर देना है। तो डेरिवेटिव करेंगे z के हाथ, तो ये बन जाएगा 4z³ और इसका तो आ जाएगा 0 माइनस z का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। ओके, लेकिन ये आयोटा बच्चे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मेरे पास यही बच जाएगा। तो बस आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है लिमिट, तो ये आ जाएगा 4 आयोटा का क्यूब। ओके, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें z एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है कहीं पे। ये सिर्फ मैंने ये समझाने के लिए करा है कि हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते कैसे हैं, डेट्स इट। इसका ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं था, ये मैंने खुद से बना के आपको जस्ट ये शो करा है कि एल हॉस्पिटल रूल को हम कैसे लगाते हैं, ये शो करा है, डेट्स इट। अब कुछ हमारी ट्रिक्स हैं जो कि हमें हेल्प करेंगी ये समझने के लिए कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है और कब नहीं। तो फर्स्ट तो ये है कि अगर आपकी डिग्री जो है डिनोमिनेटर की वो ज़्यादा है, मान लीजिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो है m, और न्यूमिनेटर की जो डिग्री है वो है n। ओके, सो अगर मेरी डिग्री जो है डिनोमिनेटर की, मेरी जो डिग्री है डिनोमिनेटर की वो बड़ी है एज़ कम्पेयर टू n, तो मेरी जो लिमिट है ना बच्चे वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम्स में इस केस में जो रिजल्ट आता है ना वो आपका 0 आता है। ठीक है, ये फर्स्ट था। सेकंड बोलता है कि अगर मेरा डिग्री ऑफ m इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ n, तब भी हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और रिजल्ट में कोई कॉफिशेंट आ सकता है। ठीक है, तो ये 50-50 है कि कॉफिशेंट में हो सकता है वो स्लोप के ऊपर भी डिपेंड करे। यहाँ पे m स्लोप नहीं है, यहाँ पे मैंने डिग्री को लिया। और ठीक है, और थर्ड केस ये है कि जब मेरी डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर बड़ी है, मतलब n इज ग्रेटर देन m, तब क्या करेगा, तब मेरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तब मेरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तब मेरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और कुछ भी हो सकता है, आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन सकती है, स्लोप के ऊपर डिपेंड कर सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। बट ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जो कि आप देख सकते हो कि आपको वर्क कर रही है नहीं कर रही हैं। अब इसके बाद हम कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करेंगे कि कॉन्टिन्यूटी एक्चुअली में है क्या, और कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सो लेट्स स्टार्ट दैट। चलिए, तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करते हैं। सो सभी को पता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा है। ठीक है, सो अगर मुझे किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को फाइंड आउट करना है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, मान लीजिए वो पॉइंट है z0, तो मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले ये देखूंगी, फर्स्ट कंडीशन मेरी है कि क्या मेरा जो एफ जेड है जो मुझे गिवन है, क्या वो डिफाइन हो रहा है मेरा एट z इज इक्वल्स टू z0। सो फर्स्ट कंडीशन यही है कि क्या मेरा फंक्शन डिफाइन हो रहा है एट z इज इक्वल्स टू z0। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन इज कि अगर मैं देखूंगी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, जो कि है मेरी कुछ ऐसे, वो मेरी राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। और वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखूंगी, मैं फंक्शन की लिमिट डिफाइन किस पॉइंट पे कर रही हूँ, z0 पे। सो लिमिट z अप्रोचेस टू z0 बट फ्रॉम दी नेगेटिव साइड, दिस साइड, लाइक इट इज़ लाइक दिस डैट ये है मेरे पास z0, इस साइड जो लिमिट आई वो आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, इस साइड जो लिमिट आई वो आएगी राइट हैंड लिमिट, और इस साइड हम उसको पॉजिटिव ले लेते हैं ना वैसे भी, तो ये आ जाएगा z के ऊपर पॉजिटिव, और इस साइड जो आएगा वो आएगा z के ऊपर नेगेटिव, और ये बीच में पॉइंट है z0, ये दिस वन इज z इज इक्वल्स टू z0। ओके, सो अगर मेरी लिमिट z अप्रोचेस टू z0 है, ठीक है, f ऑफ z इज इक्वल्स टू लिमिट z अप्रोचेस टू z0 पॉजिटिव ऑफ f ऑफ x, तब मैं बोलूँगी मेरी सेकेंड डिग्री की कंडीशन क्या हुई, सेटिस्फाई हुई, और इन दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए और वो कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ये सेकेंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन ये बोलता है कि लिमिट z अप्रोचेस टू z0 f ऑफ z इज इक्वल्स टू f ऑफ z0, ये वैल्यू कुछ ना कुछ आनी चाहिए। और इसको वही चीज़ सेम टू सेम, ये वैल्यू जो आएगी बच्चे, इसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग वैल्यू। और हमें पता है लिमिटिंग वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, m के ऊपर, और वो डिपेंड भी करती है वो नहीं भी करती है। तो अगर यहाँ पे मेरे पास m आ रहा है तो फंक्शन मेरा कॉन्टीन्यूटी नहीं होगा, मेरा कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा, और अगर m नहीं आ रहा है तो मेरा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा। ठीक है, तो लास्ट में
वही आ गया, ये तो वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के इक्वल है। एफ ऑफ जेड जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट पे वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या वैल्यू आ रही है, ये चेक करा, लेकिन लास्ट में वही पॉइंट आ गया लिमिटिंग वैल्यू का, और यही मेन पॉइंट है। आगे मैं शॉर्टकट ट्रिक्स करवाऊंगी, वो कैसे वर्क करती है वो इसी के ऊपर है, लिमिटिंग वैल्यू के ऊपर ही, ठीक है। अब देखो ये स्लोप जो ले रहे हैं ना, ये कार्टेशियन के लिए ले रहे हैं। जब मेरे पास आता है वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, तो उसी में ही होता है एक्स एंड वाई। लेकिन जो सेकंड केस है ना, जो पेपर में आता है, वो आता है पोलो फॉर्म का। तो पोलो फॉर्म में जो हमारी स्लोप होती है ना, वो कौन बताता है, पोलो फॉर्म में हमारी स्लोप बताता है थीटा। पोलो फॉर्म में हमारी स्लोप बताता है थीटा। सो अगर हमारी लिमिटिंग वैल्यू में क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है, तो इट मीन्स वो फंक्शन जो है एफ ऑफ जेड वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। लेकिन लिमिटिंग वैल्यू में थीटा नहीं आ रहा है, तो एफ ऑफ जेड जो है बच्चे मेरा वो कॉन्टिन्यूस है। बस ये चीज़ मेन है स्लोप की, पोलो फॉर्म की। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको इस वाले स्लोप के आते हैं, थीटा के, नॉट एम के, ठीक है। चलिए कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट तो खत्म करते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी पे आते हैं। सो सबसे मेन पॉइंट तो इसका यही है कि अगर मान लीजिए मेरा कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल निकलता है, तो क्या वो कॉन्टिन्यूस होगा, तो इसका रिजल्ट है येस। अगर मेरा कोई भी फंक्शन मान लीजिए वो डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब है वो कॉन्टिन्यूस तो कन्फर्म रहेगा। लेकिन मान लीजिए मेरा एफ ऑफ जेड क्या है, कॉन्टिन्यूस आ रहा है, तो इट मे और मे नॉट कि वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। बट एक फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है वो कन्फर्म एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा ही होगा। अब डिफरेंशिएबिलिटी के भी कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूलेस हैं, वो क्या है वो डिस्कस करते हैं। चलिए, सो ये होता है मेरा डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला, एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल्स टू लिमिट जेड अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। और ये जो वैल्यू है ना, ये कुछ कुछ फाइनाइट आनी चाहिए। सेम वही चीज़, या तो ये फाइनाइट आएगी, साथ में ये क्या होगी, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का क्या मतलब है, स्लोप की इंडिपेंडेंट होगी, इसमें एम नहीं आना चाहिए, इसमें थीटा नहीं आना चाहिए। तो बस अगर एम और थीटा आ रहा है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और अगर एम और थीटा नहीं आ रहा है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सिंपल सी चीज़। अब कुछ फंक्शन होते हैं बेटा वो डिफरेंशिएबल ही रहते हैं, वो चेंज नहीं करते। जैसे कि हमारा जेड हो गया, हमारा जेड स्क्वेयर हो गया, जेड की कोई भी पावर होगी ना तो वो डिफरेंशिएबल ही रहेगी। लाइक जेड, जेड की पावर 1, जेड की पावर 2 अप टू सो ऑन जेड की पावर n। और अगर मैंने ऐड भी कर दूँ ना, लाइक जेड का क्यूब, ये भी हमेशा ही डिफरेंशिएबल रहेगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। और अगर मैं और सम कुछ फंक्शंस की बात करूँ, तो मेरे पास जैसे एफ ऑफ जेड मुझे दिया हुआ है, मान लीजिए एफ ऑफ जेड मुझे जेड दिया है, तो ये तो वही चीज़ आ गई, जेड की पावर 1 डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब इसको ऐड करूँगी तब भी डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और बस फ़र्क इतना है कि मेरे पास मान लीजिए अब मुझे एफ ऑफ जेड दिया है ए नॉट प्लस ए वन जेड की पावर 1 प्लस ए टू जेड की पावर 2 अप टू सो ऑन सो ए एन जेड की पावर एन। बस ये जो जेड की पावर है ना आपकी, ये जो पावर है यहाँ पे, ये ना तो आपकी नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है, और ना तो ये आपकी फ्रैक्शन होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये नेगेटिव और फ्रैक्शन है तब मेरा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तब हमें चेक करना पड़ता है। लेकिन अगर ये नेगेटिव भी नहीं है ना तो डिफ्रैक्शन है, मतलब अंडर रूट ऑफ जेड आ गया ना, तब ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जेड की पावर क्या बन जाएगी 1/2, जेड की पावर 7/2, नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। अगर जेड की वैल्यू -7 आ गई, नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ओके। बट अगर इसके अलावा मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स ही रहते हैं, ठीक है, सो ये मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। थर्ड वन, सेकंड वन इज दी एक्सपोनेंशियल टर्म्स। एक्सपोनेंशियल टर्म्स लाइक एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ई की पावर जेड, सो ये भी हमेशा ही क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल ही रहेगा, ठीक है। थर्ड वन इज जो हमारे होते हैं साइन जेड, कॉस जेड, ठीक है, ये हमेशा, ये दोनों फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है। सिमिलरली अगर मैं इनके हाइपरबॉलिक फंक्शन हूँ, ठीक है, साइन हाइपरबॉलिक जेड, कॉस हाइपरबॉलिक जेड, ये भी बच्चे हमेशा ही वो रहते हैं, डिफरेंशिएबल रहते हैं। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है इट मीन्स ये एनालिटिकल होंगे हर जगह पे, ठीक है। तो ये और ये ये हर पॉइंट पे क्या होंगे बच्चे, एनालिटिकल। ये मेन पॉइंट है, ये एनालिटिकल ही रहेंगे। आपको लास्ट में अगर आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं पे इस पोजीशन पे आके रुक जा रहा है ना, साइन जेड, कॉस जेड, साइन हाइपरबोलिक एक्स, इनके भी एक्सपेंशन होते हैं, इनके फॉर्मुलेज होते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि अगर ये फॉर्मुला बन रहा है तो ये तो साइन हाइपरबोलिक का फंक्शन है, तो इट मीन्स क्या, ये एनालिटिकल फंक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद अगर ये तो साइन और कॉस की बात करूँ, लेकिन अगर मैं टैन की बात करूँ ना, तो टैन इज नॉट अ एनालिटिकल फंक्शन, ठीक है। ये कुछ पॉइंट पे है और कुछ पॉइंट पे नहीं है। ओवरऑल ये एक एनालिटिकल फंक्शन नहीं है, वो हर जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं है। मेरे पास जो बेसिक्स है, मैंने एक तो आपको बताया कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है इट मीन्स वो क्या रहेगा, वो कॉन्टिन्यूस ही रहेगा, ठीक है। अगर मेरा फंक्शन एनालिटिकल है, एनालिटिकल है इसका मतलब क्या है, वो डिफरेंशिएबल है। और अगर वो डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या है, वो कॉन्टिन्यूस है। तो अगर एनालिटिकल की फंक्शन बात करेंगे तो आपने सीधा बोलना है भाई वो डिफरेंशिएबल भी है और वो कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात करूँ तो वो क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए मुझे कोई फंक्शन बोला है वो कॉन्टिन्यूस है, तो उसका हमें कन्फर्म नहीं है कि वो एनालिटिकल है कि नहीं है, वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है। बट अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। अगर कोई फंक्शन एनालिटिकल है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा और वो कॉन्टिन्यूस भी होगा।
कुछ मेरे पास शॉर्टकट ट्रिक्स रहती हैं जिससे मैं पता कर सकूँ कि मेरा फंक्शन डायरेक्टली, आपको फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उन शॉर्टकट ट्रिक्स से आपने बताना है मेरा फंक्शन एनालिटिकल है या नहीं है। तो आपको मान लीजिए बहुत सारी इक्वेशंस दी हैं, आपने क्या करना है, वो जो एफ ऑफ जेड दिया है उसमें आपको जेड का कॉन्जुगेट बनाने का ट्राई करना है। मान लीजिए आपको कोई भी एफ ऑफ जेड दिया है, आपने उसको थोड़ा बहुत चेंज करना है और उसको जेड की पावर जेड ये मॉड मतलब जेड कॉन्जुगेट बनाने का ट्राई करना है, उसको एक्सप्रेस कर देना अपने जेड को। फिर आपने क्या ले लेना है, कर्ल ऑफ एफ बाई कर्ल ऑफ जेड का पार। और अगर मान लीजिए ये इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है, तो आपने z की वैल्यू को, फिर आपने z की इक्वेशन आ जाएगी, उसको सॉल्व कर लेना है और उन वैल्यूज़ पे जो भी आपकी वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, उन वैल्यूज़ पे हमारा जो है वो पॉइंट जो है उन्हीं पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा एग्जाम्पल जैसे मैं ले लूँ, मान लीजिए मेरा आया कर्ल एफ बाई कर्ल जेड ऑफ आर, इसका वैल्यू यही आ गया 0। इसका क्या मतलब है कि एट 0 पॉइंट पे, एट जेड इज इक्वल्स टू 0 मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बस ये चीज़ बोल रही हूँ मैं। बट अगर बच्चे मेरा ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड कर्ल एफ बाई कर्ल जेड, अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 आता ना, तो मेरा फंक्शन कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा कहीं पर भी, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक है और अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी जो नेट में आया है वो इसी ट्रिक के बेसिस पे करवाऊंगी, ठीक है। तो मेरा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर मेरा ये इक्वल्स टू 0 आता है मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जेड इज इक्वल्स टू 0। बट अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, मान लीजिए इसकी वैल्यू आ जाती है मेरे पास 1 2, तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो मेरा फंक्शन कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है जिसमें दिया है मुझे एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। तो हमें सभी को पता है इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। तो इसका इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या आ जाएगा मेरे पास, सिर्फ वाई, ठीक है। और ये जो वाई है इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। ये कहीं नहीं है, ये बेसिक से फॉर्मूलेज हैं जो आप पढ़ेंगे मैथमेटिकल तो उसमें आपको मिल जाएंगे। मैं ट्राई करूँगी कि फॉर्मूलेज का एक टेबल चार्ट बना के आपके साथ शेयर करूँ, बट अभी के लिए ये वहीं से आया है कि आपने जेड लेना है, उसको माइनस करना है और तभी आपके पास वाई की वैल्यू निकलेगी। तो इस वाई की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड जेड माइनस जेड का पार अपॉन 2 आयोटा। अब इसे करिए जरा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा जेड का स्क्वायर माइनस जेड जेड बार अपॉन 2 आयोटा। अब मुझे करना क्या है, मुझे वही चीज़ देखो जेड बार आ रहा है तो मतलब मैं इसको कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ ऐसे, ठीक है। बस आपको हल्का सा जेड बार दिखना चाहिए, ये आया तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँगी, तो ये आ जाएगा कर्ल एफ बाई कर्ल जेड बार इज इक्वल्स टू, देखो ये तो 0 आ गया और ये आ जाएगा 0 माइनस जेड अपॉन 2 आयोटा, ठीक है। सो ये आ जाएगा माइनस जेड अपॉन 2 आयोटा। और अब हमें लिमिट पुट करनी है, लिमिट जेड अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगी लिमिट जेड अप्रोचेस टू 0, तो 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, कर्ल एफ बाई कर्ल जेड बार की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब है ये मेरा फंक्शन जो है, जो गिवन फंक्शन था वो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन ओनली एट जेड इज इक्वल्स टू 0, सिर्फ इसी पॉइंट पे, बाकी पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पे ही क्या रहेगा बच्चे, डिफरेंशिएबल। अब इन्हीं शॉर्टकट ट्रिक्स के बेसिस के ऊपर मैं एक क्वेश्चन लेके जा रही हूँ जो कि नेट में आया है, जिसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज़ नॉट ए कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल फंक्शन। हमें 4 इक्वेशन दी हुई हैं जिसमें मैं इक्वेशन लिख रही हूँ। सबसे पहली है मेरे पास एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 8 का क्यूब, ये प्लस का है। तो बच्चे मेरे पास 4 इक्वेशन हैं और मुझे इन देख को बताना है कि इनमें से नॉट ए, इनमें से कौन सी है जो कि एनालिटिकल फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो सेम वही देखो, इसको मुझे पोलो फॉर्म में बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अभी वैसे मैंने पोलो की ट्रिक बताई नहीं है वैसे, तो अभी इसके लिए हम पोलो वाली यूज़ भी नहीं करेंगे, बट वैसे पोलो वाली ज़्यादा ईजी रहती है। बट देखो यहाँ पे टर्म्स कितनी ज़्यादा है ना, तो पोलो फॉर्म में बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा काफ़ी। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, मैं ऐसी टर्म को ढूंढूंगी जिसके पास मुझे जेड का बार दिखे। जब जेड का बार आ जाएगा तो मैं उसको कर्ल एफ बाई कर्ल जेड का बार देख लूँगी। अगर वो इक्वल्स टू 0 आ गया तब तो वो एनालिटिकल होगी क्योंकि वो डिफरेंशिएबल होगी, लेकिन अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा तो एनालिटिकल भी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे मुझे पता है जेड का बार होता क्या है, जेड का बार होता है एक्स माइनस आयोटा वाई। सो यहाँ पे तो प्लस है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ओके। एंड ये भी आपका नहीं जाएगा। सो बट आपका मेरे पास यहाँ से देखो ये माइनस का एक्स है और ये प्लस का वाई है, तो इसके साथ थोड़ा सा मैं छेड़छाड़ कर सकती हूँ, तो दोनों ही प्लस है, ठीक है। और ये भी दोनों का माइनस है तो माइनस कॉमन आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बट यहाँ पे एक माइनस है और एक प्लस है, तो इसके साथ थोड़ा चेंज करके इस इक्वेशन को लिखूँ तो ये इक्वेशन मेरी चेंज करके आ जाएगी 1 माइनस, मैंने माइनस को कॉमन करा है, एक्स माइनस आयोटा वाई और इसकी पावर आ जाएगी 7, दिस वन इज 2 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर 6। सो 1 माइनस ये आ जाएगा मेरे पास जेड का बार और इसका पावर आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 2 प्लस ये तो आपके पास जेड है, जेड का पावर 6। तो जेड का बार आ गया है तो कर दीजिएगा डिफ्रेंशिएट कर्ल। सो मेरे पास बनेगा कर्ल एफ बाई कर्ल जेड का बार। तो देखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सो जेड बार तो है नहीं तो इट्स 0 प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7
1 माइनस जेड का पावर की पावर 6। सो देखो ये कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, और अगर ये वैल्यू आ रही है तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 है इट मीन्स ये एनालिटिकल फंक्शन नहीं होगा। सो यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन 4 है ये मेरे पास सही राइट ऑप्शन है। ऑप्शन 4 इज़ नॉट ए एनालिटिकल फंक्शन। सो कल हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे शॉर्टकट ट्रिक से रिलेटेड, जो कि पूछे भी गए हैं हमारे PYQ में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, क्योंकि अभी जस्ट मैंने चैनल स्टार्ट करा है और मुझे मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मोटिवेट करते रहेंगे तो मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाती रहूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।